नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया की उन बड़ी खबरों की जिनका होता है असर दुनिया के अलग अलग देशों पर। आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि क्या है आज आपके लिए खास वर्ल्ड नाउ में। वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों की बात करेंगे उसमें पहली खबर यूएस ईरान टेंशन से जुड़ी हुई है। मिडनाइट अलर्ट से अब दुनिया हिल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा और सीधा संदेश दिया। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ईरान वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौते पर नहीं पहुंचता तो उसे बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब परमाणु बातचीत की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है और कूटनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। ट्रंप का यह मिडनाइट अलर्ट सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में बढ़ते तनाव का संकेत भी माना जा रहा है। तो क्या दबाव की इस राजनीति से ईरान झुकेगा या फिर टकराव की राह पर बढ़ेगा मिडिल ईस्ट? वर्ल्ड नाउ में आगे जानेंगे इस चेतावनी के मायने, ईरान की संभावित प्रतिक्रिया और दुनिया पर पड़ने वाला असर। वर्ल्ड नाउ में बात डोनाल्ड ट्रंप की भी करेंगे, ईरान से बढ़ते तनाव की और एक ऐसे मोर्चे की जिस पर दुनिया की नजर कम है लेकिन अमेरिका की नजर सबसे ज्यादा तेज और आक्रामक। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट की आग में उलझी है तब अमेरिका की रणनीतिक निगाहें टिक गई हैं एक छोटे से देश आर्मेनिया पर। सिर्फ 44 किलोमीटर की एक सीमा, लेकिन दाव है महाशक्तियों का। ये सिर्फ भूगोल नहीं, यह है ग्लोबल पावर गेम जहां हर चाल पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। आज वर्ल्ड नाउ में बात यूएस नेवी शिप और आने वाली जंग की तैयारी की भी करेंगे। दुश्मन का नाम अब छिपा नहीं है। अमेरिकी नौसेना भविष्य की लड़ाई को सीधे चीन के खिलाफ डिजाइन कर रही है। वॉशिंगटन ने संकेत नहीं बल्कि साफ ऐलान कर दिया कि अगली जंग हाईटेक होगी, तेज होगी और लेजर से लड़ी जाएगी। हाल ही में वेस्ट 2026 में नौसेना प्रमुख एडमिरल डेरिल कॉडल के बयान बेहद अहम हैं। उनका फोकस है बीजिंग की तेजी से बढ़ती ड्रोन आधारित और नौसेना की ताकत पर। और जवाब है लेजर हथियार जो ड्रोन झुंड को पल भर में राख कर सकते हैं। अब पेंटागन का यह मानना है कि पारंपरिक मिसाइलें अब महंगी और सीमित हैं, जबकि लेजर हथियार सस्ते हैं, सटीक हैं और लगातार वार करने में सक्षम हैं। यानी समंदर में अगली भिड़ंत बारूद से नहीं बल्कि बीम से लड़ी जाएगी। और संदेश साफ है, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी अब रणनीति नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से दबदबा कायम करना चाहती है और निशाने पर है चाइना की बढ़ती समुद्री चुनौती। ये तैयारी है, ये चेतावनी है और ये संकेत है कि समंदरों की अगली जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आज वर्ल्ड नाउ में हम बात गाजा की करेंगे, जहां तबाही के बीच एक ऐसा दाव सामने आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। गाजा से उठ रहे आरोप कहते हैं कि जंग में सिर्फ इमारत नहीं गिरी, इंसानी वजूद तक मिटा दिया गया। सवाल बेहद गंभीर और आरोप और भी ज्यादा खौफनाक। क्या जंग में प्रतिबंधित वैक्यूम बम का इस्तेमाल हुआ? क्या इजराइल पर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और उसके आरोप सच हैं, या ये युद्ध की धुंध में फैला एक और दावा है? वैक्यूम बम, जिसे थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है, जिसका असर सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं बल्कि हवा तक हथियार बना देता है। आज वर्ल्ड नाउ में हम उन दावों को भी जांचने की कोशिश करेंगे, उन तथ्यों को भी अलग से बात आपको बताएंगे कि सबूत क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है और अगर यह आरोप सही निकला तो पूरे दुनिया के लिए आखिर इसके मायने क्या हैं। देखिए वर्ल्ड नाउ, चलिए करते हैं शुरुआत। और वर्ल्ड नाउ में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान पर ट्रंप के मिडनाइट अलर्ट की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा नतीजा झेलना पड़ेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब बातचीत की आखिरी तारीख पास आती जा रही है। ट्रंप का फाइनल अल्टीमेटम और ईरान से सीधी जंग। दरअसल ईरान समझौता नहीं तो परिणाम जान ले, ये बात कही गई है। अमेरिका के दोनों स्ट्राइक ग्रुप्स रेडी हैं। क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और अमेरिका ने बेस पर अब हथियार भी बढ़ा दिए हैं। परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी और भी ज्यादा चौकस करती है। इतना ही नहीं बल्कि नेतन्याहू से बैठक के बाद में ट्रंप का ये बयान आया और इसने बहुत अलग अलग अब चर्चाओं को हवा दे दी।
ट्रंप ने ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के एक दिन बाद कही और नेतन्याहू हाल ही में व्हाइट हाउस आए थे और ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 1 महीने में बातचीत में कुछ आगे बात बनेगी, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। अब ट्रंप ने मीडिया से कहा कि हमें समझौता करना ही होगा, नहीं तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन डील करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उससे बहुत नुकसान होगा और अगर डील नहीं हुई तो फिर से मामला बिल्कुल बदल जाएगा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात करते हैं सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात करते हैं तो उसके बाद में आखिर उस 3 घंटे की मुलाकात में क्या निकलता है, सब यही जानने के लिए इच्छुक थे। लेकिन अब बात ये स्पष्ट हो गई कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने बेस पर अपने हथियार बढ़ा दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इस पूरी मुलाकात के बाद में प्रतिक्रिया दी तो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस मीटिंग में ईरान को लेकर कुछ तो बड़ी रणनीति तैयार हुई है। अब ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 1 महीने में कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दबाव और बढ़ाया जाएगा ईरान पर। उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि हम डील कर पाते भी हैं या नहीं, और अगर डील हम नहीं कर पाए तो अगले कदम पर हमें जाना होगा और वो कदम उनके लिए बहुत सख्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों का जिक्र भी किया और यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक तनाव था, 12 दिनों तक टकराव था और ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसी समय समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं। अब खबर एजेंसी एएफपी के अनुसार ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक और अमेरिकी युद्धपोत भेजने पर भी सोच रहे हैं और इसे बातचीत के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत दिखाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ट्रंप का डबल स्ट्राइक प्लान क्या है वो भी जरा समझिए। दरअसल यूएस अब अपनी नौसैनिक ताकत को तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन आगे बढ़ रहा है और दूसरा बेड़ा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अभी अमेरिकी पूर्वी तट पर ट्रेनिंग कर रहा है। अब अमेरिकी नौसेना का न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर दुश्मनों के लिए चलता फिरता एयरबेस माना जाता है। समझिए 1 साल बाद पहली बार क्षेत्र में 2 अमेरिकी कैरियर ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की समझिए किस तरह से इसे खामोश शिकारी कहा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने ट्रैकर्स का दरअसल बंद कर दिए हैं, अपनी लोकेशन को छिपाकर समंदर में मूवमेंट भी लगातार उसकी देखी जा रही है। अब अमेरिकी रणनीति यह है कि स्पीड, साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेटकॉम क्षेत्र में 10 अमेरिकी युद्धपोत तैनात कर दिए गए। जहां ट्रंप बातचीत को लेकर भरोसे में हैं, तो वहीं नेतन्याहू थोड़ा संभल कर बोलते हुए नजर आए। नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें लगता है कि जो हालात बन रहे हैं और ईरान को अब ये समझ में आ गया होगा कि पिछली बार डील नहीं करके उसने गलती की, शायद इससे एक अच्छी डील की गुंजाइश बन सके। ऐसा अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद। और नेतन्याहू का कहना है, नेतन्याहू बनाम ट्रंप नजर आता है। अब दोनों का अलग अंदाज और अलग रणनीति इस दौरान देखने को मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बातचीत के भरोसे में दिख रहे हैं, यहाँ पर उनकी तरफ से दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू का संदेश साफ है, गलती दोहराने की इजाजत नहीं है। ईरान पिछली गलती दोहराए नहीं और नई डील में सख्त शर्तें माने और यही उसके सामने एकमात्र विकल्प है, ये नेतन्याहू कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए एक तरह से स्थिति को देखा जाएगा। नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ होने वाले किसी भी समझौते को लेकर उन्हें शक रहता है और मामला सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित नहीं है। ट्रंप के इन बयानों से ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत जारी रखना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर ईरान पर दबाव बनाना चाहता है। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पश्चिम एशिया में एक सेंट्रल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका 2015 की न्यूक्लियर डील से हट गया था और उसके बाद से परमाणु ईंधन के एनरिचमेंट लेवल और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव भी लगातार बना हुआ था। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अभी भी जिंदा है। दरअसल ईरान के पास में करीब 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम के लिए 90% संवर्धन
जरूरी होता है। अब 60% से 90% तक पहुंचना ये बहुत तेज प्रक्रिया है, ऐसा जानकार मानते हैं। अब ईरान पहले ही 60% संवर्धन हासिल कर चुका है। ईरान को थ्रेशहोल्ड स्टेट माना जाता है और ईरान का जो परमाणु ठिकाना है वो भी जरा जान लीजिए कि आखिर वो कहां पर है। ईरान का परमाणु ठिकाना है नतांज, तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व यूरेनियम एनरिचमेंट का मुख्य स्थल। यहाँ पर गैस सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम को समृद्ध किया जाता है। ईरान का दूसरा एक तरह से परमाणु ठिकाना है फोर्डो। यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। कोम के उत्तर में पहाड़ों के भीतर तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर भूमिगत यूरेनियम समृद्धि कारखाना इसे कहा जाता है। एक और ईरान का परमाणु ठिकाना है, वो है इस्फान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि ये कहा जाए कि इस्फान शहर के बाहर है। मध्य ईरान कन्वर्जन, ईंधन निर्माण और अन्य नाभिकीय तकनीक केंद्र एक तरह से इसे कहा जाता है। अब हैवी वाटर रिएक्टर भी एक तरह से खोंडाब यानी कि अराक में यहाँ पर है। तेहरान के दक्षिण पश्चिम अराक क्षेत्र के पास में है और इसे पहले IR-40 के नाम से जाना जाता था और ये प्लूटोनियम उत्पादन के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। तेहरान देश की राजधानी है। यहाँ पर लेबोरेटरी और मेडिकल आइसोटोप उत्पादन के लिए प्रयोगशाला स्तर का रिएक्टर भी एक तरह से यहाँ पर ही मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ईरान की बड़ी ताकत है। फारस की खाड़ी के किनारे पर बसा ईरान के केवल कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर है। रूस से ईंधन प्राप्त एक तरह से होता है और इस्तेमाल के बाद में उसे वापस भेज दिया जाता है। लेकिन आखिर यूरेनियम संवर्धन अगर ईरान के पास में है तो दुनिया क्यों चिंतित है, वो भी जरा समझिए। दुनिया की चिंता की वजह क्या है? 60% यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुंचना सबसे कठिन चरण माना जाता है जो कि ईरान के पास में है। अब माना जाता है कि 60% तक अगर ये पहुंच चुका है तो बहुत ही जल्द ये 90% तक भी जा सकता है। वो भी कुछ ही हफ्तों में ये 90% हो सकता है। और यही वजह है कि ईरान को लेकर चाहे बात अमेरिका की हो या इजराइल की हो या IAEA, ये सभी अलर्ट मोड पर हैं। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसकी एक ताजा रिपोर्ट सामने आई जिसने वैश्विक चिंता की है और वैश्विक चिंता की घंटी जोर से बजा दी है। दरअसल इस रिपोर्ट में ईरान के हथियार योग्य संवर्धित यूरेनियम के भंडार में महज 3 महीनों में करीब 60% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई, मात्र 3 महीनों के अंदर। और IAEA ये साफ कह रहा है कि जो भंडार है अब वो उतना हो चुका है कि ईरान 10 परमाणु हथियार बनाने से बस 1 कदम की दूरी पर है। ईरान हमेशा की तरह यही दोहराता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन सवाल सीधा कि अगर मंशा शांतिपूर्ण है तो फिर इतनी तेज रफ्तार आखिर क्यों? और इससे भी ज्यादा चिंताजनक दावा तो यह है कि तकनीकी रूप से वो 1 या 2 सप्ताह में परमाणु हथियार असेंबल करने की स्थिति में भी हो सकता है। अब सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की राजनीति है। पश्चिम के लिए चेतावनी है, मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी है और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए ये सीधे सीधे बड़ी चुनौती है। अमेरिका ईरान तनाव में तुर्की और रूस की भी एंट्री हो चुकी है, वो भी समझिए आखिर किस रूप से। दरअसल अब इस पूरे तनाव में तुर्की और रूस ने बीच में एंट्री मारी है। अमेरिका ईरान तनाव में मिडिल ईस्ट में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ कैसे है समझिए। दरअसल अमेरिका ईरान तनाव में मिडिल ईस्ट में नया मोड़ ऐसे है कि तुर्की और रूस ने एक साथ अब ये कहा जाए कि इस खेल में एंट्री ले ली। ईरान अब अकेला नहीं है इस पूरे युद्ध में, बल्कि यहाँ पर अब इसी के बाद में कूटनीति का बड़ा दांव यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। 1 हफ्ते पहले ईरान के विदेश मंत्री दरअसल पहुंचे थे इस्तांबुल और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से अब्बास अराक्ची की मुलाकात होती है। विदेश मंत्री हक्कान फिदान के साथ में उनकी लंबी बातचीत होती है। खामेनेई के दूत अली लारिजानी 2 दिन पहले ही ओमान भी पहुंचे थे और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से भी उन्होंने मुलाकात की। और यही वजह है कि जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं उसके बाद में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान और अमेरिका के बीच के इस पूरे कियोस्क में रूस और तुर्की भी अब शामिल है। हालांकि इस मीटिंग का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हुआ जो ओमान में हुआ या फिर अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ में हुआ, लेकिन क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि कर दी है
और इससे साफ है कि ईरान इस संकट में रूस को एक अहम रणनीतिक सहारा जरूर मान रहा है। और अमेरिका को साफ संदेश देते हुए ईरान ने ऐलान कर दिया कि फरवरी के मध्य में वो चीन और रूस के साथ में भी मिलेगा और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करेगा। और इस अभ्यास में ईरान की नियमित नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स दोनों ही शामिल होंगे। तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने चेतावनी दी कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज भी अब करने जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर बार बार हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र क्यों होता है, आखिर ये है क्या, इतनी खास क्यों है? दरअसल ईरान और ओमान के बीच का ये बड़ा एक जलमार्ग है। फारस ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है। 167 किलोमीटर लंबा ये जहाजों के लिए शिपिंग लेन एक तरह से ये तैयार किया गया है। 2 शिपिंग लेन हैं जिसमें आपस में दूरी करीब 3 किलोमीटर की है। और कहा यह जाता है कि दुनिया का महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर भी यही हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, दरअसल ये जो आपको पूरा नीला हिस्सा नजर आ रहा है, दरअसल यही है हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया की 1/3 एलपीजी भी यहाँ से ही गुजरती है। हर दिन 17 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरता है और खाड़ी देशों में ही 88% तेल निर्यात इसी मार्ग से होता है। और इसीलिए पूरी दुनिया को चिंता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में यहाँ पर जंग हुई और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर कोई एक्शन लिया, उसे बंद कर दे, तो क्या होगा। हॉर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि इस इलाके पर उसका कंट्रोल है और जरूरत पड़ी तो वो इसका इस्तेमाल अपने जवाब में भी कर सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी एक तरह से कहा जाए कि दांव लगा हुआ है। खाड़ी देशों में सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं, प्रॉक्सी युद्ध का खतरा बढ़ सकता है और आतंकवादी संगठन उन्हें भी हालात का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। विशेषज्ञ सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात बेकाबू हुए तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं होगा, बल्कि महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार हिल जाएंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा दबाव जरूर देखने को मिलेगा। अब सीधा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी, ये बड़ी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे ट्रंप की ईरान से तनाव और आर्मेनिया पर अमेरिका की नजर की। दुनिया जब मिडिल ईस्ट में उलझी है तब अमेरिका की नजरें एक छोटे से देश आर्मेनिया पर टिक गई है। सिर्फ 44 किलोमीटर की एक सीमा, लेकिन दांव है महाशक्तियों का। ईरान की घेराबंदी में जुटे अमेरिका को आर्मेनिया से अब नई उम्मीदें जग गई हैं। आर्मेनिया की सीमा ईरान से लगती है और यहां से तेहरान पर हमला करना काफी आसान है और यही वजह है कि अमेरिका नए सिरे से आर्मेनिया को साधने में जुट गया। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आर्मेनिया का दौरा किया और आर्मेनिया और ईरान के बीच में 44 किलोमीटर की सीमा एक तरह से कनेक्टेड है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अमेरिका क्यों आर्मेनिया को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है और आर्मेनिया आखिर क्यों अमेरिका के लिए खास है, क्यों साध रहा है। समझिए, दरअसल 44 किलोमीटर की सीमा है लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। अब ईरान और आर्मेनिया के बीच का ये हिस्सा मात्र है भले 44 किलोमीटर का, लेकिन वो अमेरिका के लिए बड़े काम का है और यही पट्टी साउथ कॉकस की जियोपॉलिटिक्स का ये कहा जाए कि चोक पॉइंट है। अब अमेरिका की आखिर इसमें दिलचस्पी क्यों है? ईरान को रणनीतिक रूप से कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है, लिमिट अमेरिका उसकी तय करना चाहता है। अब ईरान पर अमेरिका का दबाव सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है। आर्मेनिया से ईरान की जो उत्तर की कनेक्टिविटी है उस पर भी अमेरिका नजर रख सकता है और ये जो सीमा है वो ईरान के लिए नॉन वेस्टर्न एक्सेस रूट एक तरह से बन जाती है। अब आर्मेनिया में प्रभाव और ईरान की जो ये कहा जाए कि जो मैन्यूवरिंग स्पेस है वो भी बड़ी कम है। रूस के प्रभाव को यहाँ से चुनौती दी जा सकती है। दूसरी तरफ वो ये कहा जाता है आर्मेनिया पारंपरिक रूप से रूस के प्रभाव में ही हमेशा से रहा है और एक वक्त में बड़ा अच्छा बड़ा करीबी रूस का आर्मेनिया रहा करता था, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं, बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की पकड़ इन क्षेत्रों में कमजोर हो गई है। अमेरिका इसे स्ट्रेटेजिक ओपनिंग मानता है और आर्मेनिया और साउथ कॉकस में रूस के लिए ये कमजोर कड़ी हो सकता है, जो कि विन विन कंडीशन होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए।
अब बताया जा रहा है कि जंगे गुजर कॉरिडोर गेम यहाँ से है। जंगे गुजर कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा है। ये कॉरिडोर ऐसा है जो अज़रबैजान को उसके नखीचेवन एनक्लेव से कनेक्ट करता है और ईरान इसके खिलाफ है। इसका सीधा ज़मीनी लिंक एक तरह से करता है और यही वजह है कि ईरान इसको सीधे सीधे दरकिनार करता है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है ये भी समझिए। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान और रूस जो ब्लॉक है वो कमज़ोर हो जाए। अगर आर्मेनिया को साधता है तो एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने अमेरिका के हो जाएंगे और इसीलिए ईरान रूस ब्लॉक को कमज़ोर करना एक बड़ा उद्देश्य होगा। तुर्की, अज़रबैजान, यूरोप कनेक्शन इस बीच मजबूत हो जाएगा। अमेरिका इस पूरे खेल में पावर बैलेंस मैनेजर बनना चाहता है। अमेरिका आर्मेनिया का कैसे कहा जाए कि साधने की कोशिश कर रहा है वो भी समझिए। दरअसल यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनयिक समर्थन के जरिए, सैन्य अभ्यास के जरिए और सुरक्षा सहयोग के जरिए। इतना ही नहीं बल्कि अब बारी आ जाती है मानवाधिकार और लोकतंत्र की भी। मानवाधिकार और लोकतंत्र के जरिए भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग करना चाहता है अमेरिका। दूसरी तरफ यूरोप से जोड़ने की कोशिश भी है। किस रूप में? एक है ऊर्जा और दूसरा है ट्रांजिट रूट। एक तरह से यूरोप से उसको कनेक्ट करने की कोशिश है। आर्मेनिया को एक वक्त में रूस का बड़ा करीबी माना जाता था, लेकिन पिछले साल जब अमेरिका ने उसे अपने पाले में कर लिया, अब जेडी वेंस के दौरे ने नए सिरे से सवालों को जन्म दे दिया। दरअसल हाल ही में तस्वीर सामने आई जब जेडी वेंस पहुंचे हैं आर्मेनिया और यहाँ पर जब वो पहुंचे तो उसके बाद में बार बार यही बात कि आखिर उनके इस दौरे के मायने क्या है। आखिर ईरान को घेर कर अमेरिका बैठ गया है ये भी कहा जा रहा है। कहां कहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है ये भी समझिए। मिलिट्री बेस की अगर बात की जाए अमेरिका की तो वो है कतर में, बहरीन में, कुवैत में, संयुक्त अरब अमीरात में, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की। ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस स्थापित हैं और अब तो आर्मेनिया को भी साधने की कोशिश अमेरिका की। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इराक, पाकिस्तान और अज़रबैजान ईरान का पड़ोसी मुल्क है और इन देशों ने जंग की स्थिति में अपना बेस नहीं देने की घोषणा पहले ही कर दी। अब इन देशों ने अमेरिका से कहा है कि आप अगर लड़ाई करते हैं तो हम कोई मदद नहीं करेंगे और यही वजह है कि ईरान अमेरिका के दबावों को लगातार अनदेखा कर रहा है। लेकिन अब जो फैसले की बात कही जा रही है ये फैसला अहम इसीलिए है क्योंकि खाड़ी से ईरान तक का सबसे छोटा और आसान रास्ता सऊदी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगर सऊदी अरब ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया तो अमेरिकी बम वर्षक विमानों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा और साथ ही बहुत ज्यादा महंगा भी। ठीक उसी तरह का रुख कतर भी अपना रहा है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद है जहां पर हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन अब कतर ने स्पष्ट कहा है कि वो इस अड्डे को या फिर अपनी जमीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब हाल ही में तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने अल उदीद से कुछ सैनिकों को हटा भी दिया, जो कतर की सतर्कता दिखाता है। अब कतर ने कहा है कि वो अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और ये तीनों देश अमेरिका के लंबे समय से सहयोगी जरूर रहे, लेकिन इस पूरे युद्ध में वो शर्तों के साथ में चल रहे हैं। अमेरिका ने इनके साथ में सैन्य समझौते किए, अरबों डॉलर के हथियार बेचे, निवेश किया, लेकिन अब ये देश क्षेत्रीय स्थिरता और युद्ध से बचने के लिए आगे आ गए हैं। उनका मानना है कि ईरान पर हमला क्षेत्र में बड़ा युद्ध छेड़ सकता है, जिसमें खुद ये देश भी निशाना बन सकते हैं। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। इससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। बहरहाल अमेरिका को यह बड़ा झटका ही है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि खाड़ी के सहयोगी देश अमेरिकी सैन्य अभियान में साथ देंगे, लेकिन इन तीनों देशों के इनकार करने से अमेरिका का प्लान फेल होता दिख रहा है। बगैर इनके हवाई क्षेत्र और अड्डों के बड़े पैमाने पर हमले करना लगभग अमेरिका के लिए असंभव है। फिलहाल यूएई, सऊदी अरब और कतर के इस कदम से ईरान को बड़ी राहत मिली है। ये देश अनजाने में ईरान की ढाल बन गए हैं और ट्रंप की उम्मीदों को करारा झटका जरूर दे दिया है। अब बात आर्मेनिया की। आर्मेनिया ने अभी तक बेस ना देने को लेकर कोई घोषणा नहीं की। वो देगा भी या नहीं देगा अपने बेस, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब आर्मेनिया की सीमा तेहरान के बहुत नजदीक है और यहाँ से बहुत आसानी से अमेरिका हमला कर सकता है।
तेहरान ईरान की राजधानी है, जहां पर सत्ता और सेना से जुड़े सभी बड़े लोग रहते हैं और यहां पर सेना का मुख्यालय भी है। हाल ही के सालों में आर्मेनिया और अमेरिका के बीच में आर्थिक सहयोग ने एक नया रणनीतिक स्तर हासिल किया और ये साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक, ऊर्जा और संस्थागत सुधारों तक विस्तारित हुई। अब आर्मेनिया अमेरिका आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो जरा समझिए कि किस तरह से हालात है यहाँ पे, क्षेत्र और बाकी सारी परिस्थितियों को अगर समझे तो आइए जरा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आर्मेनिया अमेरिका आर्थिक सहयोग को समझिए। यहाँ पर क्षेत्र की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में नागरिक परमाणु निर्यात और ईंधन अनुबंध होता है और अगर अनुमानित लक्ष्य की बात करें राशि की तो वो करीब $9 बिलियन की है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात प्रौद्योगिकी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जाए तो कहा जाता है कि NVIDIA के साथ में साझेदारी में 50,000 GPU की एक तरह से उसकी पूरी डिटेल दी गई है और इसमें $13 बिलियन की एक तरह से समर्थन और उस लक्ष्य की बात कही गई है। कानून प्रवर्तन के मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस सेवा का आधुनिकीकरण होने की बात इस दौरान कही गई है, जिसकी लागत लगभग $16 बिलियन की है, $16 मिलियन की है और इस पर भी सहमति बन रही है। और यही वजह है कि आर्मेनिया और अमेरिका के बीच में जो आर्थिक सहयोग बढ़ा, जिसका भी ये पूरी डिटेल आपको बताई, वो कागजों पर भले ही निवेश नजर आता हो, सुधार और साझेदारी की कहानी सुनाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा तल्ख है और ये सहयोग विकास कम बल्कि भू राजनीतिक दबाव ज्यादा नजर आता है और इसका सीधा निशाना है ईरान। आर्मेनिया को मोहरा बनाकर अमेरिका दक्षिण कॉकस में अपना प्रभाव मजबूत कर रहा है। मकसद साफ है, ईरान के इर्द गिर्द आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक घेरा कसना। ट्रेड कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और गवर्नेंस रिफॉर्म, ये सब शब्द असल में एक ही योजना के अलग अलग मुखौटे हैं। अब जेडी वेंस ने अमेरिका का दौरा किया, लेकिन ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो समय है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और आर्मेनिया के बीच में इस बीच बड़े समझौते हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में अमेरिका इसकी मदद करेगा, ये बात भी इस दौरान कही जा रही है। दूसरी तरफ बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस है। हथियारों की बिक्री को लेकर भी यहाँ पर डील हुई है, ये भी कहा जा रहा है। और जो डील हुई है उसमें आर्मेनिया को उन्नत ड्रोन भी दिए जाने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई। वॉशिंगटन येरेवान के रिश्तों में भी मजबूती अब आने वाले वक्त में नजर आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वेंस ने अपने दौरे में आर्मेनिया से बड़ा समझौता कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। वेंस और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने नागरिक परमाणु सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत अमेरिका आर्मेनिया को परमाणु तकनीक और उपकरण निर्यात भी किए जा सकते हैं, जिससे आर्मेनिया की रूस और ईरान पर ऊर्जा निर्भरता कम होगी। इस पूरे सौदे में संभावित रूप से करीब $9 बिलियन तक का निवेश शामिल हो सकता है। आर्मेनिया ने अमेरिका से $11 मिलियन के निगरानी ड्रोन खरीदने का सौदा किया। साथ ही अमेरिका आर्मेनिया को उन्नत कंप्यूटर चिप्स निर्यात करने और बुनियादी ढांचे में निवेश करने पर भी सहमत हुआ। यात्रा के दौरान ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी परियोजना पर भी चर्चा हुई और ये 44 किलोमीटर लंबा गलियारा है जो कि दक्षिण आर्मेनिया से होकर गुजरेगा और अज़रबैजान को उसके एनक्लेव नखचिवन और तुर्की से जरूर जुड़ेगा। यानी इस डील के तहत पहले आर्मेनिया को उन्नत किस्म के ड्रोन मिलेंगे और ईरान से आर्मेनिया का जो इलाका कनेक्ट होता है वो नागोर्नो कराबाख पहले से ही बेहाल है। यहाँ पर अज़रबैजान से पिछले साल तक आर्मेनिया की लड़ाई हुई और ऐसे में ईरान के हमले का भी यहाँ पर ज्यादा असर है। इसकी गुंजाइश फिलहाल कम नजर आती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो अमेरिका ना ही आर्मेनिया ने बेस को लेकर कोई बयान दिया। ईरान को लेकर अमेरिका वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 फरवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इसको लेकर बातचीत की थी। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि हम अभी ईरान से बात करेंगे और फिर आंखें देखेंगे कि आखिर क्या होता है। अमेरिका और ईरान के बीच में जल्द ही दूसरे दौर की मीटिंग हो सकती है। पहले दौर की मीटिंग ओमान में हुई जहां पर ईरान ने परमाणु हथियार ना बनाने की घोषणा की। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिका अपना दूसरा युद्धपोत मिडिल ईस्ट की ओर भेजने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत भी बाकायदा दिए।
ओमान की खाड़ी के पास पहले से अमेरिका का यूएसएस अब्राहम तैनात है, यानी स्पष्ट संकेत है वॉशिंगटन बड़ी तैयारी में है और ईरान के लिए कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। इससे ये तो फिलहाल स्पष्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की तरफ। वर्ल्ड नाउ में बात यूएस नेवी शिप की। अमेरिकी नौसेना अब साफ तौर पर चीन को ध्यान में रखकर भविष्य की जंग की रूपरेखा तैयार कर रही है। वेस्ट 2026 में नौसेना प्रमुख एडमिरल डेरिल कॉर्डने के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि वॉशिंगटन अब बीजिंग की बढ़ती नौसैनिक और ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता को लेजर हथियारों से कुचलने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है। कॉडले का संदेश दो टूक है, अब प्रयोगों का दौर खत्म और चीन के A2AD यानी कि एंटी एक्सेस एरिया डेनियल नेटवर्क को तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन चीन का आखिर ये A2AD नेटवर्क है क्या, ये भी जरा समझिए। दरअसल चीन का ये A2AD नेटवर्क लेयर डिफेंस सिस्टम है। इसके दो मुख्य पहलू हैं, जिसमें एक है एंटी एक्सेस जिसे A2 कहा जाता है। इसका उद्देश्य दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना। अब चीन इसके लिए क्या इस्तेमाल करता है? चीन करता है लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जैसे DF-21D, DF-26, एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें S-400 जैसे सिस्टम शामिल है, सबमरीन और नेवल माइंस, सैटेलाइट किलर और साइबर क्षमता, एरिया डिनाइल जिसे AD कहा जाता है। अगर दुश्मन क्षेत्र में घुस भी जाए तो उसकी मूवमेंट बहुत सीमित कर देता है, बहुत लिमिटेड कर देता है। अब कहा जाता है कि शॉर्ट रेंज मिसाइलें हो या फाइटर जेट्स हो या ड्रोन हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसमें रडार जैम या GPS स्पूफिंग है, साइबर अटैक हो, ये सारी चीजें इसमें शामिल होता है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर चीन ऐसा करता क्यों है? चीन करता है अमेरिकी नौसेना की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को दूर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताइवान के आसपास सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए। अब पास का जो समुद्रों का इलाका है उसमें क्षेत्रीय कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, युद्ध के शुरुआती चरण में ही ये कहा जाए कि अपने आप को आगे बढ़ा देने के लिए, बढ़त बना लेने के लिए चीन इसका इस्तेमाल करता है। और अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो चीन का फॉर्मूला बेहद सिंपल है, रास्ता ही बंद कर दो, लड़ाई अपने आप वो जीत ली जाएगी। और जो जिद करके आए और उतना नुकसान उसे दो कि पीछे हटना ही इकलौता ऑप्शन उसके लिए बचे। अब डेरिल कॉर्डले का मानना है कि अब तक अमेरिकी नौसेना ने जहाजों पर लेजर हथियारों को लेकर जितना आक्रामक रुख होना चाहिए था वो अपनाया ही नहीं। हाँ, लेकिन अब उनकी कमान में ये जरूर बदलने वाला है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। असल फोकस ट्रम्प क्लास नए बैटलशिप है, जिन्हें एक तरह से चीन के खिलाफ समुद्र युद्ध का गेम चेंजर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। और इन जहाजों में हाइपरसोनिक हथियारों के साथ साथ हाई पावर लेजर सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जो चीनी ड्रोन स्वार्म्स, सेंसर नेटवर्क्स और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को सेकंड में ध्वस्त कर सकते हैं। चीन जिस तरह दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में ड्रोन सैचुरेशन अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर निर्भरता बढ़ा रहा है, रणनीतिक विकास कर रहा है, उसके हथियार, लेजर हथियार अमेरिका के लिए सबसे सटीक जवाब बनते जा रहे हैं। ना गोला बारूद खत्म होने का डर है, ना रीलोडिंग की जरूरत है, और हमला रोशनी की रफ्तार से। अब अमेरिका या चीन, आखिर इस पूरे युद्ध में देखा जाए अगर आमने सामने की टक्कर में, तो ताकतवर आखिर कौन है, जरा ये समझिए। अब कहा यह जाता है कि चीन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर देखा जाए तो उसमें रडार और कम्युनिकेशन जैमिंग वो बड़ी ताकत है। अब सैटेलाइट सिग्नल बाधित करने की क्षमता भी यहाँ पर चीन के पास में ज्यादा नजर आती है। डेटा लिंक और ड्रोन कंट्रोल भी फेल करने में वो सक्षम है। दूसरी तरफ बगैर गोली चलाए भी दुश्मन को अंधा करने की रणनीति चीन बखूबी जानता है। इसके अलावा साइबर हो या इलेक्ट्रॉनिक हमला, वो चीन अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कंट्रोल करता है। अब अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका का हेलियोस लेजर सिस्टम भी जरा समझिए।
हाई एनर्जी लेजर हथियार एक तरह से इसे कहा जाता है और ड्रोन और मिसाइल को सीधे नष्ट करने की क्षमता इसकी है। ऑप्टिकल, डेजलर और सर्विलांस की क्षमता अमेरिका के हेलियोस लेजर सिस्टम में है। सटीक, तेज और कम लागत वाला डिफेंस इसे कहा जाता है। युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए इसे बखूबी अलग तरीके से तैयार किया गया है। अब यूएसएस प्रेबल पर हेलियोस लेजर सिस्टम की सफल तैनाती और 2025 में इसका ऑपरेशनल टेस्ट इस बात के बड़े संकेत हैं कि अमेरिका चीन को सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि युद्ध क्षमता मैदान में भी उतार चुका है। ODIN जैसे लेजर पहले ही दुश्मन के ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निसेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए तैनात है। नई फाइटिंग इंस्ट्रक्शंस के तहत अमेरिकी नौसेना एक समर्पित डायरेक्टेड एनर्जी रणनीति बना रही है ताकि लेजर हथियारों को फ्लीट की स्थायी रीढ़ बनाया जा सके। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन के खिलाफ भविष्य की जंग में अमेरिकी जहाज मिसाइलों से पहले लेजर से वार करेंगे। और समझिए, ये एक तरह से महज टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगा बल्कि चीन के नौसैनिक विस्तार को कंट्रोल करने का या रोकने का रणनीतिक ऐलान है। और अगर ये योजना पूरी तरह से लागू होती है तो आने वाले दशक में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जंग मिसाइल से कम लड़ी जाएगी, यह लेजर बीम से ज्यादा लड़ी जाएगी। और उस जंग की पहली चोट चीन के नेटवर्क स्ट्रेटेजिक वॉर मॉडल पर ही होगी। अब देखिए ना, लगातार जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में संघर्ष है और इस संघर्ष के बीच में देश अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं, जिससे सैन्य शक्ति की होड़ और भी ज्यादा तेज हो गई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपनी सेना पर भारी भरकम खर्च भी करते हैं। विश्व की नंबर 1 ताकत है अमेरिका, जो अपनी आर्मी के लिए सबसे बड़ा बजट जारी करता है। वहीं रूस और चीन भी कम नहीं है। अब 1 फरवरी 2026 को ही भारत ने भी अपना बजट जारी किया, 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी की और उसके बाद में भारत की सेना का बजट 7 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। रक्षा बजट अगर मैं कंपैरिजन करूं, आइए आपको बताती हूँ। डिफेंस बजट कंपैरिजन अलग अलग देशों के हिसाब से आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से अभी स्थिति यहां पर है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो फिलहाल 2026 या 2027 का स्थानीय बजट तो अभी प्लान में नहीं आया है, लेकिन अनुमानित अगर परिस्थितियों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 901 अरब डॉलर का एक तरह से अनुमानित ये बजट है। कहा जाता है ये 3% से ज्यादा जीडीपी को एक तरह से दर्शाता है। 2027 यानी अगले साल का प्लान, ऑल्दो अभी यहाँ पर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस है, उसके बाद में क्या परिस्थिति होगी वो देखने वाली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो अप्रत्याशित अभी निर्णय हैं उस पर भी बहुत सी चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 2027 का भी लगभग $1.5 ट्रिलियन प्रस्तावित एक तरह से यूएसडी डॉलर का ये इनका ये बजट है। अब अगर हम चाइना की बात करें जो दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका के बाद में, इस साल 2025 का 1.81 ट्रिलियन युआन यानी कि वहां की चीन की जो मुद्रा है उसमें स्थानीय बजट की ये उसकी प्रस्तावित है। और अनुमानित बजट के तौर पर कहा जाता है कि 249 अरब डॉलर उसकी क्षमता है। हालांकि जीडीपी से ये 1.5% कम है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद में चीन के बाद में नाम आता है रूस का। अगर रूस की बात करें तो रूस लगभग 13.5 ट्रिलियन रूबल, रूस की जो स्थानीय मुद्रा है उसने अपना बजट पेश किया। और अगर यूएसडी की बात करें यानी कि अमेरिकन डॉलर की बात करें, यूएस डॉलर की, तो 145 अरब डॉलर का ये एक तरह से बजट है और ये वहां की जीडीपी का 6.3% का एक हिस्सा है। इसके बाद में नाम आता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत में या ये कहा जाए कि सेना के बजट में बहुत पैसा बहाता है, भले उसके पास पैसा नहीं हो। पाकिस्तान 2025 और 26 के अगर हम बजट की बात करें तो लगभग 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए एक तरह से उसके बजट का हिस्सा है। और अगर देखा जाए अमेरिकी यूएस डॉलर में तो उसकी कीमत करीब 11.2 अरब डॉलर का है और ये उसकी जीडीपी का 1.6 या 1.7% का है। अगर भारत की बात करें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही भारत का बजट पेश हुआ और आम बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, लगभग 7 लाख करोड़ का ये बजट था। और अगर यूएस डॉलर की बात करें तो 78.7 अरब डॉलर का ये बजट है। भारत की जीडीपी का 1.9% ये हिस्सा है। वहीं अगर 2026 की बात करें
तो 2026 का जो बजट है, अभी जो कुछ समय पहले पेश किया गया, वो 7 लाख पार कर चुका है। 7.85 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है, जो कि 90.5 अरब डॉलर एक तरह से उसकी माना जा सकता है, और जीडीपी 2 से ज्यादा की एक तरह से उसकी जीडीपी है। आप ये समझिए, ये तो एक कंपैरिजन है दुनिया के बड़े देशों को लेकर, जो अपनी ये कहा जाए कि ताकत को, सैन्य ताकत में कितना पैसा लगाती है, उसका बजट किस तरह से होता है। अमेरिका पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। 2026 के लिए लगभग 901 अरब डॉलर का बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए इसे बढ़ाकर लगभग $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव किया। इतना बड़ा बजट सिर्फ सैनिक वेतन या हथियार खरीद तक सीमित नहीं होता, ये समझिए। इसमें दुनिया भर में सैन्य ठिकाने, एडवांस फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अंतरिक्ष और साइबर युद्ध क्षमताएं भी शामिल होती हैं। अमेरिका का रक्षा बजट कई देशों के कुल रक्षा खर्च से भी कई गुना बड़ा है। यहाँ पर यह कहा जाए कि सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि वो वैश्विक सैन्य उपस्थिति भी बनाए रखने पर खर्च करता है। वहीं चीन 2025 के लिए अपना रक्षा बजट उसने 249 अरब डॉलर रखा था, जो कि अमेरिका से काफी कम जरूर दिखता है, लेकिन अहम बात यह कि ये चीन के जीडीपी का 1.5% से भी कम है। ORAF की एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में चीन की रणनीति अलग दर्शाई है। वो अपनी सेना को छोटा लेकिन ज्यादा तकनीक वाला बनाता है, और आगे भी उसकी रणनीति यही है। वो घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करके सस्ते में आधुनिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन नौसेना और मिसाइल ताकत पर जोर दे रहा है, यानी कि चीन कम प्रतिशत खर्च करके भी अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और हथियारों का बड़ा हिस्सा देश में ही बनता है। इसके बाद में नाम आता है रशिया का। अब रशिया यानी रूस 2025 के लिए रक्षा बजट बढ़ाते हुए 145 अरब डॉलर कर दिया। हालांकि वो पहले से ही युद्ध में है यूक्रेन के साथ। अब 145 अरब डॉलर किया गया, जो उसके जीडीपी का लगभग 6% से ज्यादा बैठता है, और ये कोल्ड वॉर के बाद सबसे ऊंचे स्तरों में से एक माना जाता है। और ये जो बढ़ोतरी है दरअसल दिखाती है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस की प्राथमिकताएं बदल कर रख दी। अब सामाजिक क्षेत्र की तुलना में सेना को ज्यादा पैसा मिल रहा है। अर्थव्यवस्था पर दबाव के बावजूद सैन्य खर्च कम नहीं किए जा रहे। रूस का मॉडल पहले सेना है और बाद में बाकी है। रूस का जो सुरक्षा एक्सपेंस है, जिसमें डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी है, उसे मिलाकर बजट का लगभग 41% बनाता है। दुनिया का एक बार फिर से दुनिया जंग की होड़ में खड़ी हुई नजर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लड़ाइयां बारूद से नहीं, बाइट्स और बोट से लड़ी जा रही है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक और स्पेस वॉरफेयर, सुपर पावर देश हाईटेक हथियारों की ऐसी रेस में उतर आए हैं जहां पर जीत का मतलब सिर्फ सीमा नहीं, बल्कि डेटा और दबदबा है। सवाल दरअसल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये कि अगली जंग कितनी स्मार्ट होगी, कितनी खतरनाक होगी और कितनी अनदेखी होगी। चलिए बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की ओर। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इजराइल की। इजराइल और गाजा के बीच में पिछले कुछ वक्त से किस तरह के हालात हैं, किस तरह के तनाव हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। नेतन्याहू लगातार रणनीति बनाते हैं और अपनी बात पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। अब लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि पिछले कुछ समय में गाजा और इजराइल में शांति है, लेकिन एक तस्वीर, एक दावा ऐसा सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आरोप है कि जंग में सिर्फ बम नहीं गिर रहे, बल्कि इंसानी वजूद ही मिटा दिया गया। सवाल उठ रहा है, क्या इजराइल ने प्रतिबंधित वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया? गाजा पट्टी, मलबा, धुआं और सन्नाटा, यही नहीं बल्कि अब इस तबाही को लेकर एक खौफनाक दावा सामने आया है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि हमले के बाद में हजारों लोग लापता हैं, ना लाश है ना पहचान है। दावा है ये लोग भाप बनकर गायब हो गए। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जो रिपोर्ट्स आई, जो दावे किए गए, जो लोगों ने देखा, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, उनके अनुसार हाँ, ऐसा संभव है।
अब इजराइल पर गाजा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी के अनुसार ये बम दरअसल पहले हवा में ईंधन जैसा एक बादल फैलाते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं और इससे बहुत बड़ा आग का गोला बनता है। ऐसा गोला के आसपास का जो पूरा इलाका है उसकी पूरी हवा खींचकर एक तरह का वैक्यूम पैदा हो जाता है और उसके बाद में होता है वो जिसको सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाए। आखिर ये वैक्यूम बम होता क्या है, आइए ये मैं आपको बताती हूँ। अब कहा यह जाता है कि वैक्यूम बम, ये बम 2 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज होता है हवा में ईंधन जैसा एरोसोल बादल फैलाता है। दूसरा स्टेज होता है आग लगाई जाती है और उसके बाद में होता है तेज धमाका, तेज विस्फोट, इतना तेज कि उसकी आवाज से, उसके कंपन से पूरी दुनिया कांप जाए। आग का गोला इसके बाद में बनता है और इसके बाद में इसका तापमान हो जाता है 3500 डिग्री सेल्सियस। समझिए 3500 डिग्री सेल्सियस। चारों ओर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, बंद जगह में असर ज्यादा माना जाता है। 1 सेकंड तक झटका महसूस किया जाता है और कुछ सेकंड में ही इंसानी शरीर भाप बनकर उड़ जाता है। ये सुनने में आपको कहानी जैसा लगे, बड़ा ये लगे कि ऐसा क्या ये संभव है, लेकिन ऐसा संभव है और ऐसा हुआ है गाजा में। वैक्यूम बम के जो प्रमुख प्रकार हैं जान लीजिए। दरअसल जानकार कहते हैं रॉ एयर ड्रॉप बम इसे कहा जाता है। विमान से दरअसल बड़े क्षेत्र में इसे गिराया जाता है, जिसका थर्मोबैरिक बम कहा जाता है, जो कि जमीन के खिलाफ है और हवा में इसका असर है। मिलिट्री और टैक्टिकल बम क्या है, बड़े क्षेत्र के लिए बंकर बस्टर, जमीन के नीचे फटने के लिए है और छोटा आकार है, कंधे से इसे दागा जा सकता है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब समझिए कि इन धमाकों में तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इन बमों में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व हैं जो कुछ ही सेकंड में शरीर को जला देते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और चश्मदीदों का भी कहना है कि इजराइल ने वहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें वैक्यूम बम, थर्मल या थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों में मारे गए कई लोगों के शव तक नहीं मिले। गाजा की सिविल डिफेंस टीम ने 2842 ऐसे फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्हें दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा आज तक मिला ही नहीं, बचा ही नहीं। 3500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। आखिर वो लोग गए कहां? क्या जमीन उन्हें लील गई या आसमान उन्हें खा गया? अब इस वक्त गाजा में एक औपचारिक सीजफायर लागू है, औपचारिक समझौते की बात की जाती है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं और उसके बाद में दूसरे चरण में ये पहुंच चुका है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। 10 अक्टूबर 2025 से अभी तक 500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर सामने आई। अब कहा यह जाता है कि इजराइल पर 3 तरह के वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप है। कैसे, आइए बताती हूँ। कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने गाजा में किए हैं MK-84 हैमर का इस्तेमाल, लगभग 900 किलो का भारी बम का इस्तेमाल किया है और बताया यह जाता है कि विस्फोट के समय बहुत ज्यादा गर्मी हुई, बहुत दबाव ये पैदा करता है। दावा है कि इससे मानव शरीर को आंतरिक नुकसान बहुत गंभीर रूप से हो सकता है। इसके अलावा इजराइल ने BLU 109 जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है, BLU 109 का इस्तेमाल किया। अब ये दावा है कि मजबूत ढांचों के अंदर घुसकर ये बम ऐसा फटने के लिए उसको डिजाइन किया गया है। बंद जगहों में आग और दबाव का असर ज्यादा घातक बताया जाता है और यही काम इस बम का है। इसके अलावा एक और बम के इस्तेमाल की बात है, GBU 39 कहा जाता है कि स्मॉल डायमीटर ग्लाइड बम ये होता है। सटीक निशाने के लिए ये जाना जाता है। अल तबीन स्कूल, ये कहा जाता है कि हमले के बाद में इसके टुकड़े मिलने का दावा भी किया गया और इसीलिए बार बार कयास लगाए गए। अब एक रिपोर्ट कही जाती है, उसमें हजारों माएं आज भी अपने बच्चों को अस्पतालों और मुर्दा घरों में तलाश रही हैं। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या 72,000 से ज्यादा बताई जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल पर युद्ध अपराधों के आरोप लगाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे बमों का इस्तेमाल घनी आबादी वाले इलाकों में करना बहुत गंभीर मामला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बुधवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में चली। अब इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से गाजा की स्थिति और क्षेत्र में शांति प्रयासों पर भी बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात की, लेकिन तबाही का मंजर वैसा ही डरावना।
रूस यूक्रेन जंग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन तबाही यहां पर अभी भी बेहिसाब नजर आती है। अगर बात की जाए तो किस तरह के हालात हैं वो भी जरा समझिए। दरअसल जो हालात हैं 4 साल हैं, तबाही बेहिसाब है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला 2022 में नजर आया, जंग की शुरुआत हुई और कीव, खार्किव, मारियोपोल पर भीषण बमबारी यहां पर इस दौरान देखने को मिली। लाखों लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए, ये इस दौरान कहा गया। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध रूस पर लागू कर दिए गए। 2023 में जंग लंबी हुई, मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई हुई और सीमित ये कहा जाए कि उसमें बढ़त देखने को मिली। और हालात ये थे कि यूक्रेन को नाटो देश से हथियारों की मदद मिलना शुरू हुई। ऊर्जा संकट, वैश्विक महंगाई में बढ़ोतरी इस दौरान नजर आई। हालात ये थे कि नागरिक इलाकों पर हमले लगातार जारी रहे। 2024 आते आते हालात बदले नहीं, थकान और तबाही जरूर बढ़ी, लेकिन युद्ध में भारी जनधन का नुकसान हुआ। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव और रूस की जवाबी कार्रवाई इस हमले को और घातक बना रही है। शांति वार्ता की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यूरोप की सुरक्षा रणनीति में बदलाव हुआ। 2025-26 संघर्ष जरूर जारी है। जंग का ये 4था साल है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। नई सैन्य रणनीति है, ड्रोन और मिसाइल युद्ध है, पुनर्निर्माण की जरूरत, लेकिन लड़ाई कायम है। दुनिया पर आर्थिक और भू राजनीतिक असर साफ तौर से यहाँ पर नजर आता है। अब आप ये समझिए, ये तो बात रूस और यूक्रेन की हुई, लेकिन इजराइल और गाजा में भी हालात बड़े चिंताजनक हैं। गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो चुकी है। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही एक तरह से उपजाऊ बची है कहा जाता है, और यहाँ फिर से खेती शुरू करने में कई बरसों लग जाएंगे। और ऊपर से जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं, जिस तरह से वैक्यूम बम के इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, वो अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। और उसको लेकर कई रिपोर्ट्स यही दावा करती हैं कि प्रतिबंधित बम का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा के खिलाफ किया। और वर्ल्ड नाउ में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।